हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स के बारे में। ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 37 टू 74 इससे डील करते हैं सीपीसी में, राइट। ऑर्डर 21 में 106 रूल्स हैं। ये संभव नहीं है कि हम सारे रूल्स वन बाय वन पढ़ें, पर इसको मैं एक दूसरे तरीके से अप्रोच करूंगा, राइट। क्वेश्चंस पूछूंगा और उन क्वेश्चंस के आंसर के फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूशन क्या होता है, फिर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में कंटेंट क्या होना चाहिए, राइट। फिर एग्जीक्यूशन के मोड्स क्या होते हैं, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाना है, ये सारी चीजें। क्या स्टे दिया जा सकता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान, राइट। एग्जीक्यूशन कौन सा कोर्ट कर सकता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम इस तरीके से नहीं चलेंगे कि हम रूल 1 पढ़ रहे हैं फिर रूल 2 पढ़ रहे हैं, नहीं, हम कंसेप्चुअली चलेंगे, राइट। और मैंने इसको काफी ब्रॉडली कवर करने की कोशिश की है। जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है सब कुछ और इवन उससे ज्यादा मैंने इस लेक्चर में कवर किया है, राइट। क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि लगभग ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, या हो सकता है 3 भी हो जाएं, बट उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जो भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, चाहे वो सेक्शंस में हो 37 टू 74 में या फिर रूल्स में हो, क्योंकि वो हम सारे बहुत अच्छे से कवर करें, ऐसे कवर करें कि आपको वो क्लियर हो जाए कंप्लीटली, राइट। और ये जो सेक्शंस हैं 37 टू 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑर्डर 21 बात करता है एग्जीक्यूशन के बारे में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, राइट। तो सबसे पहले तो हम समझें कि भाई डिक्री और ऑर्डर तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत इनिशियली हम पढ़ चुके हैं, राइट। पर हम ये समझते हैं सबसे पहले कि जो एग्जीक्यूशन है इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वो सब हम समझेंगे, बट नॉर्मली एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है पहले हम ये समझते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे समझें कि भाई कोर्ट ने, हम मान लेते हैं कि श्याम जो थे उनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप पे करो, आप टीना को 20 लाख पे करो, ठीक है। कोर्ट ने ये जजमेंट दिया अपना, कोर्ट ने ये बोला, तो श्याम को अब क्या करना है, टीना को 20 लाख रुपए देना है। तो अब ये जजमेंट तो आ गया, बट व्हाट इफ श्याम नहीं देता है 20 लाख रुपए, तो टीना के पास क्या ऑप्शन है। तो जजमेंट की तो कोई वैल्यू नहीं है अगर टीना को 20 लाख रुपए मिले ही नहीं। तो टीना के पास ऑप्शन क्या है, टीना कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो डिक्री पास की है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए टीना क्या कर सकती है, कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है, और वो ये बोल सकती है कि जो आपने हमें ऑर्डर दिया था कि मुझे 20 लाख रुपए मिलने चाहिए श्याम के थ्रू, वो नहीं मिले हैं, आप कृपया उसे दिलवा दीजिए, राइट। इसी चीज को कोर्ट देखेगा और कोर्ट उसके बाद एग्जीक्यूशन की डिक्री पास कर देगा। इसी चीज को कहते हैं एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन का मतलब हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, राइट, एग्जीक्यूट करना या इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो प्लान बनाना एक चीज होती है, बट उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करें, मतलब उस प्लान को हम अप्लाई कर पा रहे हैं, लागू कर पा रहे हैं, ये दूसरी चीज होती है। सिमिलरली जजमेंट या डिक्री एक चीज है, पर उस डिक्री को अमल में लाना, उस डिक्री को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूशन कहलाता है, राइट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल भाषा में कोई भी समझ सकता है, राइट। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि लॉ की लैंग्वेज में हम इसे कैसे समझें। द प्रोसीडिंग बाई विच सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डिक्री इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, जो डिक्री है उसका सेटिस्फैक्शन, उसका इंप्लीमेंटेशन जिस प्रोसीडिंग से होता है, उस चीज को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, उस प्रोसीडिंग को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। It is a medium by which a decree holder constrains a judgment debtor to do what has been commanded by a decree or
ऑर्डर। तो अब ये वो मीडियम है जिससे डिक्री होल्डर जो है कोर्ट के पास जाता है, और जजमेंट डेटर तो हमने पढ़ रखा है कि डिक्री होल्डर कौन होता है, जिसके फेवर में जजमेंट आया होता है, और जजमेंट डेटर कौन होता है, जिसके अगेंस्ट जजमेंट आया होता है। तो एग्जीक्यूशन के माध्यम से इस फॉर एग्जांपल इस जो ये जो इलस्ट्रेशन हमने लिया था, इसमें टीना क्या है, टीना डिक्री होल्डर है और श्याम जजमेंट डेटर है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में टीना जो है वो श्याम को, जो कि जजमेंट डेटर है, उनको कंपेल कर सकती है थ्रू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। किस चीज के लिए, इस चीज के लिए कि ये जो 20 लाख रुपए की डिक्री टीना के फेवर में है वो एग्जीक्यूट की जाए, श्याम उसको वो 20 लाख रुपए दे दे, राइट। इट सिंपली मीन्स द प्रोसेस फॉर एनफोर्सिंग अ डिक्री दैट इज पास्ड इन फेवर ऑफ अ डिक्री होल्डर बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, राइट। तो अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कौन कर सकता है, वही कोर्ट कर सकता है जो कॉम्पिटेंट हो, जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो उस चीज को डील करने का, राइट। हम समझेंगे कि कौन कौन से कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होता है एग्जीक्यूशन करने का, राइट। ठीक है, तो अब जबकि हमने मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन समझ लिया है, हम समझते हैं कि एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। तो ये चीज हमें ऑर्डर 21 रूल 10 में बताई गई है, राइट। जब क्वेश्चंस आएंगे वो भी इसी तरीके से आएंगे कि भाई कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है, राइट। वहां पे आपको रूल वाइज ही नहीं पूछा जाएगा कि ठीक है 1 to 20 रूल जो हैं अब उसके बता दीजिए, नहीं, आपको इस तरीके से पढ़ना है, राइट, कंसेप्चुअली पढ़ना है आपको, ठीक है। हु में फाइल एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर 21 रूल 10 में कौन फाइल कर सकता है एप्लीकेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, डिक्री होल्डर कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है डिक्री होल्डर का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ और अ पर्सन क्लेमिंग अंडर द डिक्री होल्डर, उसका जो एजेंट वगैरह है वो कर सकता है, राइट। फिर ट्रांसफरी ऑफ डिक्री होल्डर, डिक्री जो है वो ट्रांसफर भी की जा सकती है, राइट। एक डिक्री अगर आपके फेवर में है तो आप वो डिक्री एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी और को भी दे सकते हो। तो जो अब जिसके फेवर में आपने डिक्री दे दी है, तो मान लो पहले S1 डिक्री होल्डर था और ट्रांसफर के बाद कौन हो गया, S2 डिक्री होल्डर हो गया, राइट। तो S2 ट्रांसफर ही है, तो डिक्री होल्डर जो था वो तो कर ही सकता था एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई, साथ ही साथ जो ट्रांसफरी है जो कि S2 है वो भी कर सकता है, राइट। अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाता तो फिर उसका डिक्री लेने का मतलब ही क्या होता है, राइट। तो वो भी कर सकता है। फिर वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट डिक्री होल्डर्स इन फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। अब अगर ज्वाइंट डिक्री होल्डर्स हैं, कई सारे लोग हैं जिनके फेवर में एक साथ डिक्री पास की गई है, तो उनमें से कोई एक या बाकी सारे ज्वाइंट जो डिक्री होल्डर्स हैं वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिक्री डज नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्ररी डायरेक्शन, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में कि डिक्री में ये ना लिखा हो कि कोई एक व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता एग्जीक्यूशन के लिए। मान लीजिए जो 5 लोग हैं, 5 लोग जो हैं वो डिक्री होल्डर्स हैं, ज्वाइंट डिक्री होल्डर्स हैं, ठीक है। अब डिक्री में ही ये लिखा हुआ है कि इसके एग्जीक्यूशन के लिए जब तक 5 लोग अप्लाई नहीं करेंगे, राइट, 5 डिक्री होल्डर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई डायरेक्शन है तो फिर तो इन 5 को अप्लाई करना पड़ेगा, इनमें से अगर कोई 1 2 3 या 4 भी अप्लाई करते हैं तो एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा, राइट। फिर द एप्लीकेशन मस्ट हैव बीन मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ होल डिक्री, तो जब आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालते हैं तो आप पूरी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलेंगे नहीं पार्शियल एग्जीक्यूशन कर दीजिए, मान लीजिए 10 लाख की डिक्री थी तो बोल दिया आपने कि नहीं 4 लाख कर दीजिए, बाकी 6 लाख नहीं करवाना, ऐसा नहीं, पूरी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाली गई हो। फिर एप्लीकेशन मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ज्वाइंट डिक्री होल्डर्स इंक्लूडिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड डिक्री होल्डर्स, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो डिक्री होल्डर्स है वो चालाकी से अपने बेनिफिट के लिए, राइट, अपने बेनिफिट के लिए एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहा हो, राइट, कुछ इस तरीके से जिससे केवल उसी को फायदा हो और बाकी जो डिक्री होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो जाए, या अगर ऐसे कोई डिक्री होल्डर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नुकसान हो जाए, वैसा नहीं होगा। तो जो एग्जीक्यूशन होगा वो सबके लिए फेवरेबल होना चाहिए, तभी जो है ज्वाइंट डिक्री होल्डर्स में से अगर कोई अप्लाई करता है एग्जीक्यूशन के लिए तो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। फिर अ पर्सन हु इज नॉट ऑन रिकॉर्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट में अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन, तो देखो हमने रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में ऑर्डर 1 रूल 8 में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में 1000 लोग रह रहे हैं, राइट,
अब ये जो 1000 रेसिडेंट्स हैं इनको कोई मान लीजिए कोई कंपनी उस इलाके में कोई फैक्ट्री आ रही है, उससे इनको प्रॉब्लम है, राइट, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं, अब ये जो कंपनी है, अब ये जो लोग हैं, ये उस फैक्ट्री के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाह रहे हैं और ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका क्लोजर करवा दिया जाए इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब ये हजार के हजार लोग सूट में आए, पार्टी बने, तो वो बहुत टीडियस हो जाएगा। तो क्या होगा, इनमें से कुछ 2-3 लोग मैक्स ये लोग आ गए और इन्होंने इन 1000 लोगों के बिहाफ पे सूट फाइल किया, रिप्रेजेंटेटिव सूट है। तो ऑन रिकॉर्ड तो केस में कितने लोग दिख रहे हैं, 2 और 3 ही दिख रहे हैं। पर जब और मान लो एग्जीक्यूशन जो ऑर्डर है वो इनके फेवर में आ गया, इन रेसिडेंट्स के फेवर में, ठीक है, तो इन 2-3 लोग, ये 2-3 लोग तो एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा ये जो बचे हुए लोग हैं, 2-3 जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, बाकी जो रेसिडेंट्स हैं जिनके बिहाफ पे यहाँ पे केस फाइल हुआ था, ये लोग भी एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको 3 ले लेते हैं। ये 3 लोग हैं जो ऑन रिकॉर्ड है सूट पे, जिनका नाम है XYZ वर्सेस राइट ए कंपनी, ठीक है। तो अब ये 3 लोग जो हैं, ये 3 लोग रिकॉर्ड पे हैं। अब जब ये 3 लोग रिकॉर्ड पे हैं तो इनके अलावा जो लोग हैं, राइट, कौन से लोग, जो बचे हुए 997 लोग हैं आउट ऑफ दिस 1000, ये इनमें से भी कोई अप्लाई कर सकता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर इन अ पार्टीशन सूट डिफेंडेंट कैन आल्सो फाइल एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। तो ऑब्वियसली पार्टीशन सूट अगर है तो जो डिफेंडेंट है वो भी एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है। पार्टीशन सूट क्या कौन से होते हैं, जहाँ पे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ये 2 भाई हैं, अब ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, ये बोला है कि भाई इसका हमें पार्टीशन करवाना है, राइट। तो अब यहाँ पे अब क्या हुआ, कोर्ट पार्टीशन करेगी, ठीक है। तो इसमें प्लेंटिफ तो कर, जिसके फेवर में डिक्री आई वो तो कर ही सकता है, डिफेंडेंट भी कर सकता है जो डिफेंडेंट है, राइट। तो मतलब प्लेंटिफ कर सकता है, साथ साथ डिफेंडेंट भी एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस जो है वो तो भाई है कि इसका पार्टीशन हो जाए, दोनों को उनका हिस्सा मिल जाए, राइट। फिर रिसीवर ऑन बिहाफ ऑफ डिक्री होल्डर। अब जो रिसीवर होता है, देखिए रिसीवर ऑर्डर 40 में अपॉइंट किया जाता है। हम ये समझेंगे कि कौन होता है। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए कि रिसीवर जो है वो भी डिक्री होल्डर के बिहाफ पे क्या कर सकता है, जो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। एक बार मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता ही देता हूँ, मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगता अगर मैं कोई वर्ड एक्सप्लेन नहीं करता हूँ वहाँ पे। तो रिसीवर, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं एक्स है, एक्स की प्रॉपर्टी है, इसकी, और एक्स जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा उधारी बाकी है, इसको काफ़ी सारा पैसा है जो मार्केट में देना है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इस प्रॉपर्टी का कोई रिसीवर अपॉइंट कर देगा। रिसीवर का काम क्या होता है, इस प्रॉपर्टी की देखभाल करना, इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आए उसको देखना, उसको एक्यूमुलेट करना, और बाकी लोगों को जो उसके क्रेडिटर्स हैं उनमें वो डिवाइड करना, राइट। तो ये जो रिसीवर होता है इसके पास सारे अधिकार होते हैं जो कि एक ओनर के पास होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, या हम इसको एलिनेशन बोल सकते हैं, राइट। अगर प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है कोई इंसान, ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी किसी और की, प्रॉपर्टी एक्स की है, रिसीवर तो ए है, ठीक है। पर अगर इस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है तो भी रिसीवर क्या है, उसके अगेंस्ट इंजंक्शन मांग सकता है, उससे डैमेजेस मांग सकता है। कोई इस प्रॉपर्टी पे क्या बोलते हैं, एनक्रोचमेंट कर रहा है, तो भी रिसीवर के पास ऑप्शन है कि रिसीवर उस व्यक्ति को रोक सके, राइट। तो रिसीवर के पास ये सारे अधिकार होते हैं प्रॉपर्टी को मैनेज करने के इन द बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो रिसीवर है, अब मान लो कोई डिक्री जो है वो एक्स के फेवर में आई थी, तो एक्स क्या हुआ, डिक्री होल्डर हुआ। पर यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर ए है। तो यहाँ पे जो ए है, एक्स तो ऑब्वियसली डिक्री होल्डर है तो एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर ही सकता है, साथ ही साथ ए भी अप्लाई कर सकता है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद अगर हम आए अगेंस्ट हुम एग्जीक्यूशन में भी कैरीड आउट, ठीक है। अभी हमने ये समझा कि कौन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद हम ये समझेंगे
कि किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, राइट। तो एग्जीक्यूशन किया जा सकता है जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, राइट, जिसके अगेंस्ट ऑब्वियसली डिक्री पास हुई है उसके अगेंस्ट तो किया ही जा सकता है। फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट किया जा सकता है, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज जजमेंट डेटर विच दे हैव इनहेरिटेड। बिल्कुल, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था एक्स, है ना, अब वो एक्स जो था वो जजमेंट डेटर था, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट वाज बिटवीन जेड एंड एक्स, तो जेड जो था वो प्लेंटिफ था और एक्स वाज डिफेंडेंट, राइट। जेड प्लेंटिफ और एक्स डिफेंडेंट। अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने जो डिफेंडेंट है एक्स, इसके अगेंस्ट डिक्री आई, प्लेंटिफ के फेवर में आई, तो अब ये क्या हो गया, जेड डिक्री होल्डर हो गया और जो डिफेंडेंट है एक्स वो जजमेंट डेटर हो गया, ही डाइज, ठीक है, विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो अब एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मान लीजिए एक्स का सन है एक्स एस, इसके अगेंस्ट भी क्या करा जा सकता है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डाली जा सकती है, प्रोवाइडेड एक्स एस केवल उतनी ही एग्जीक्यूशन के लिए लायबल होगा जितनी वो प्रॉपर्टी अपने फादर की इनहेरिट करेगा। मान लो डिक्री थी 15 लाख रुपए की, पर एक्स को जो फादर से मिला, जो कुछ भी पैसा मिला, जो उसने इनहेरिट की उसकी प्रॉपर्टी या जो कुछ भी है, तो दैट वाज ओनली अराउंड 7 लाख, तो ये केवल 7 लाख रुपए का मिला, ठीक है। तो एक्स एस के अगेंस्ट जो एग्जीक्यूशन हो सकता है वो केवल 7 लाख का हो सकता है, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं होगा, केवल उतनी प्रॉपर्टी से होगा जो जजमेंट डेटर से इसने इनहेरिट की है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ जजमेंट डेटर, मान लीजिए कोई जो जजमेंट डेटर है एक्स है, इसका कोई एजेंट वगैरह है ना, बिजनेस एजेंट वगैरह है, उसके अगेंस्ट किया जा सकता है। फिर श्योरिटी ऑफ जजमेंट डेटर, ठीक है, या फिर कोई श्योरिटी है जजमेंट डेटर का। श्योरिटी कौन होता है, बेसिक सी बात है, श्योरिटी बेसिकली देखिए, श्योरिटी वो होता है जो गारंटी लेता है, राइट। हम जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ए को बैंक से लोन लेना है, ठीक है, ए को बैंक से लोन लेना है, तो बैंक ने इसको ए को बोला कि यार मैं ऐसे आपको लोन नहीं दे सकता, मुझे एक गारंटर लेके आओ, एक श्योरिटी लेके आओ। और वो श्योरिटी गारंटी किस चीज़ की होती है कि अगर आप ये मेरा लोन पे ना कर पाओ तो हम फिर उससे लेंगे, और वो इंसान गारंटी करता है। तो ए लेके आया सी को, अभी सी क्या हो गया, सी श्योरिटी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर ए बैंक का लोन पे नहीं कर पाएगा तो कौन पे करेगा, सी पे करेगा, ठीक है। किसी वजह से ऐसा हुआ कि ए पे नहीं कर पाया, फिर बैंक ने, है ना, बैंक ने केस फाइल किया और जजमेंट जो है वो आ गया बैंक के फेवर में, ठीक है। तो बैंक जो है इसके अगेंस्ट तो एनफोर्समेंट करवा ही सकता है, डिक्री का एग्जीक्यूशन करवा ही सकता है। वो श्योरिटी यानी सी जो है इसके अगेंस्ट भी एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। आई होप आपको अब क्लियर होगी ये चीज़। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन है कहाँ फाइल की जाए, किस कोर्ट में फाइल की जाए, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की या फिर वो कोर्ट जहां पे डिक्री को ट्रांसफर कर दिया है फॉर एग्जीक्यूशन। सेक्शन 38 ऑफ सीपीसी इस बारे में बात करता है, राइट। सेक्शन 38 ऑफ सीपीसी जो है वो इस चीज को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि जो डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन कौन कर सकता है, ठीक है। अब हम यहां पे समझेंगे कि इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोर्ट 1 जो है, ठीक है, इसमें पूरा केस चला, इसने डिक्री पास की। अब तो ये तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन कर सकता है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट 1 के जुरिस्डिक्शन में उतनी प्रॉपर्टी नहीं थी जो जजमेंट डेटर है या कुछ ऐसा, तो जो एग्जीक्यूशन है वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया जाना था जो उस एरिया से बाहर थी जिसपे कोर्ट 1 का जुरिस्डिक्शन था। तो कोर्ट 1 क्या कर सकता है, कोर्ट 1 ट्रांसफर कर सकता है जो डिक्री है उसको फॉर एग्जीक्यूशन टू कोर्ट 2, ठीक है। तो अब
कोर्ट 1 तो कर ही सकता है पास डिक्री, कोर्ट 2 भी डिक्री पास, कोर्ट 2 भी डिक्री का एग्जीक्यूशन कर सकता है। इसको हम आगे समझेंगे और डिटेल में कि किन कंडीशंस में ये ट्रांसफ़र किया जाता है। उससे पहले हम समझते हैं कि जो ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की फाइल की जाती है उसका कंटेंट क्या क्या होता है, उसमें रहता क्या है, राइट, क्या क्या मेंशन होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड एंड वेरीफाइड बाय एप्लीकेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सूट लिखा होना चाहिए कि जो सूट नंबर है जिसमें जजमेंट आया है कोर्ट का, डिक्री आई है इसके फेवर में, वो लिखा होना चाहिए। पार्टीज का नाम लिखा होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए और अमाउंट ऑफ डिक्री लिखा होना चाहिए कि भाई कितना अमाउंट है जो एग्जीक्यूट होना है। फिर अगर अपील प्रेफर करी गई है उस डिक्री से तो ये भी बताया जाना चाहिए कि भाई अपील प्रेफर की गई है। पेमेंट्स और अदर एडजस्टमेंट्स मेड बिटवीन द पार्टीज आफ्टर डिक्री हैज़ बीन पास्ड। मान लीजिए कि डिक्री आई थी 10 लाख रुपए की, बट उसके बाद पार्टीज ने आपस में कुछ एडजस्टमेंट कर दिया तो केवल 8 लाख रुपए ही बचे जो अनसेटिस्फाइड है अभी। तो ये वाली डिटेल बताते हुए कि भाई वो हो गया है, केवल 8 लाख रुपए अब बचे हैं, हमने बाकी एडजस्टमेंट कर लिया है। फिर प्रीवियस एप्लीकेशन मेड फॉर एग्जीक्यूशन, कि क्या कोई पहले भी एप्लीकेशन दी गई है एग्जीक्यूशन के लिए। ये क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखिए जो एग्जीक्यूशन पिटिशंस हैं, एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग्स हैं, उन पे भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। तो अगर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी है एक बार तो आप दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। फिर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, कि कितना इंटरेस्ट कोर्ट ने अवार्ड किया है डिक्री होल्डर के फेवर में, कॉस्ट कितनी है उस केस में, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में लिखनी पड़ेगी। फिर मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, रूल 30 to 36 इसके बारे में बात करता है कि किस तरीके से आपको डिक्री एग्जीक्यूट करानी। तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके अरेस्ट होता है, अरेस्ट हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, अटैचमेंट एंड सेल हो सकता है, राइट, सेल विदाउट अटैचमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के थ्रू किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू डिक्री जो है एग्जीक्यूट की जा सकती है। और ये जो प्रोरोगेटिव है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट की जानी है, जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो क्या होगा, वो डिसाइड करने का प्रेरोगेटिव डिक्री होल्डर का होता है। बस जनरली डिक्री होल्डर का होता है। बस उसमें एक्सेप्शन क्या होता है कि अपॉइंटमेंट बाय रिसीवर से अगर आप एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हो, इस मोड से करवाना चाह रहे हो, तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करता है, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि रिसीवर के थ्रू वो करवाएगा या नहीं करवाएगा, राइट। ये आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। बाकी एज अ जनरल रूल अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कौन चुनता है, वो पार्टीज चुनती है, राइट। वो जो डिक्री होल्डर है वो चूज करता है कि किस तरीके से डिक्री का एग्जीक्यूशन किया जाना चाहिए। फिर अगेंस्ट होम एग्जीक्यूशन इज सॉट, कि एग्जीक्यूशन आप एप्लीकेशन में ये भी लिखोगे कि आप किससे एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो, किस, राइट। फिर अगर आप ये चाहते हो कि अरेस्ट किया जाए जजमेंट डेटर का इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो आप एफिडेविट अटैच करके बताओगे, उसमें ग्राउंड्स बताओगे कि क्यों उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी है, राइट। फिर अगर अटैचमेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी का तो आप बताओगे, एक रीजनेबली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दोगे उस मूवेबल प्रॉपर्टी का, ताकि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके आसानी से, राइट। अगर उसी तरीके से अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करवाना चाहते हो, उसके थ्रू एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो, तो जो एप्लीकेशन है वो कंटेन करेगा रीजनेबली एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ताकि उससे ये समझ आ जाए कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, राइट। उसका जो भी नंबर होगा या जो कुछ भी तो आप बताओगे, जिससे कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोर्ट आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। तो एक चीज़ तो आप क्या बताओगे, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के थ्रू आपको एग्जीक्यूशन करवाना है, आप बताओगे उसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, राइट, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और दूसरा, द जजमेंट डेटर शेयर इन द प्रॉपर्टी, राइट। मान लीजिए पूरी लैंड है, अब ये लैंड ए बी सी 3 भाइयों को बिलोंग करती है, आपका जो जजमेंट डेटर है वो ए है, केस आप ए के अगेंस्ट जीते हो, राइट। ए के फेवर, ए के अगेंस्ट डिक्री है आपके फेवर में, राइट। तो ये जजमेंट डेटर है। तो अब क्या पूरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप एग्जीक्यूशन करवा सकते हो? ऑब्वियसली नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ए का हिस्सा तो 1/3 ही है ना। तो आप एग्जैक्टली कोर्ट को बताओगे, क्योंकि भाई बी और सी की क्या गलती है, राइट। तो आप एग्जैक्टली कोर्ट को ये भी बताओगे मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में
कि जो ए है उसका कितना शेयर है इस प्रॉपर्टी में, राइट। फिर आते हैं हम कि प्रोसीजर क्या होता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन रिसीव करने के बाद। तो देखिए ये ड्यूटी, ये चीज़ हमें रूल 17 में बताई गई है। तो ये ड्यूटी होती है कोर्ट की ये असरटेन करने की जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रूल 11 to 14 हमने जो ऊपर डिस्कस की, क्या वो फुलफिल हो गई हैं। अगर वो कंप्लाई हो गई, उनका कंप्लायंस हो गया है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एडमिट कर लेगा और रजिस्टर कर लेगा उस एप्लीकेशन को। अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं जो कंप्लाई नहीं की गई हैं, राइट, जो 11 to 14 में बताई गई हैं, तो उस केस में वो जो कोर्ट है वो पार्टीज़ को थोड़ा टाइम अलाउ करेगा और ये बोलेगा कि आप रेक्टिफाई करिए इन डिफेक्ट्स को कुछ, और टाइम फिक्स करेगा कि विद इन दिस मच टाइम, मान लीजिए 7 डेज के अंदर आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, पार्टीज उसको फिर रेक्टिफाई कर लेंगे। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करती हैं टाइम देने के बावजूद भी, तो एप्लीकेशन क्या की जा सकती है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। पर कोर्ट जो है जनरली लिबरल रहेगा ये रेक्टिफिकेशंस अलाउ करने, रेक्टिफिकेशंस के लिए टाइम अलाउ करने में, राइट। फिर हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद क्या होगा, रूल 105 106 हमें बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, राइट। ये बताते हैं कि हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी। तो 105 कहता है कि अगर कोर्ट में जब एप्लीकेशन है तो कोर्ट क्या करेगा, एक डेट फिक्स कर देगा फॉर हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पे डिसाइड करने के लिए, उसको सुनने के लिए। और अगर एप्लीकेंट प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या, तो वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है एप्लीकेशन को। सिंपल सी बात है, जैसे जब प्लेंट फाइल की जाती है, सूट फाइल किया जाता है, तो उस केस में भी अगर जो प्लेंटिफ है वो एब्सेंट है, तो क्या कर सकता है कोर्ट, कोर्ट के पास पावर है कि वो सूट को डिसमिस कर सकता है। और अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर सकता है, एक्स पार्टे डिक्री ग्रांट कर सकता है, एक्स पार्टे ऑर्डर कर सकता है, किसके फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में, या फिर कोर्ट चाहे तो केस को एडजॉर्न भी कर सकता है, राइट। अब उसी तरीके से रूल 105 ये बोलता है कि जहाँ पे कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट में, तो एक डेट फिक्स कर देगा कोर्ट, और उन दोनों पार्टीज को उस डेट पे आना होगा। अगर उन दोनों में से कोई नहीं आती है, अगर प्लेंटिफ नहीं आता है, तो कोर्ट डिसमिस कर सकता है, मे है, शैल नहीं है, आप ध्यान रखिए, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। और अगर जो दूसरी पार्टी है, जो जजमेंट डेटर है, वो नहीं अगर आता है, तो क्या किया जा सकता है, वो एक्स पार्टे ऑर्डर कर सकता है कोर्ट, राइट। नाउ एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट और एक्स पार्टे ऑर्डर पास्ड अंडर रूल 105 कैन बी सेट असाइड अंडर रूल 106। अब मान लीजिए ये दोनों में से कोई नहीं आया था और इस तरह का ऑर्डर हो गया, डिसमिसल का ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने या एक्स पार्टे ऑर्डर दे दिया। तो जो अगर डिसमिसल या एक्स पार्टे ऑर्डर दे दिया है कोर्ट ने, तो अब क्या ऑप्शन है इन दोनों के पास, राइट। मान लीजिए डिसमिसल का ऑर्डर आ गया, तो अब प्लेंटिफ के पास क्या ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है रूल 106 में कि वो इस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एक और एप्लीकेशन लगा सकता है, ये दिखाते हो विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, कि ये जो एक्स पार्टे ऑर्डर है इसको सेट असाइड कर दिया जाए। इस तरह की एप्लीकेशन ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में लगा सकता है और ये बोल सकता है कि ये जो मेरे अगेंस्ट डिसमिसल ऑर्डर जो किया गया था, उस डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए, प्रोवाइडेड उसको सफिशिएंट ग्राउंड दिखाने पड़ेंगे, सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कोर्ट को कि क्यों वो कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो पाया उस दिन पे, राइट। फिर नोटिस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो रूल 22 बेसिकली शो कॉज के बारे में बात करता है फॉर नोटिस ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। अब अगर हम नोटिस ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाएं तो रूल 22 इस पे बताता है। तो अब किन किन को नोटिस ऑफ एग्जीक्यूशन दिया जाना चाहिए, तो देखिए जहां पे डिक्री पास होने के 2 साल के बाद एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दी गई है, राइट। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का जो टाइम पीरियड होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, वो 12 ईयर्स होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन का जो टाइम लिमिट होती है, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, वो 12 ईयर्स होता है। केवल मैंडेटरी इंजंक्शन के केस में 3 ईयर्स होता है, ठीक है ना। आर्टिकल 136 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये बताता है और आर्टिकल 135 ये बोलता है कि मैंडेटरी इंजंक्शन के केस में 3 ईयर्स होगा टाइम लिमिट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल के बाद मान लीजिए डिक्री आई है 1 जनवरी 2024 को और एप्लीकेशन फाइल की जा रही है कहीं मार्च 2027 में, तो ऑब्वियसली 2 साल से ज़्यादा टाइम बीत गया है डिक्री पास हुए। तो ऐसे केस में जो जजमेंट डेटर है उसके अगेंस्ट आपको, जिसके अगेंस्ट आप एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हो, उसको नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। फिर एप्लीकेशन इज मेड अगेंस्ट लीगल, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट आप एग्जीक्यूशन चाहते हो जजमेंट डेटर के, तो भी उसको नोटिस भी दिया जाना जरूरी है, जबकि हमने देखा ऊपर कि जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट कराई जा सकती है किसके अगेंस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी। फिर उसके बाद वेयर द एप्लीकेशन इज मेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। ठीक है, तो ये सेक्शन 44A इस बारे में बात करता है सीपीसी का, कि किसी दूसरी कंट्री की अगर कोई रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की कंट्री है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी जो डिक्री है उसका हम एग्जीक्यूशन इंडिया में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट हम एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हैं। फिर वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज फर्निश्ड सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिग्री। तो एक इसको हम एक तरीके से श्योरिटी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो एक्स और वाई है ना, मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल इसमें आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो एक जो श्योरिटी है, अगर श्योरिटी के अगेंस्ट आप कोई डिक्री एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो उस श्योरिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा कि भाई क्यों आपके अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट ना की जाए, राइट। तो अब मान लीजिए आपने नोटिस नहीं दिया, तो उसका फिर इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए ओमिशन टू गिव नोटिस, मतलब अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो वो ऐसा डिफेक्ट है which goes to the root of the proceedings and renders them null and void unless the judgment debtor waives such notice। ठीक है, तो omission to give notice ऐसा डिफेक्ट है which goes to the root of the proceedings, ठीक है, and renders them null and void unless the judgment debtor waives such notice। ठीक है, राइट। तो नोटिस देना मैंडेटरी है, अगर आप नोटिस नहीं देंगे तो फिर वो जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा सकती हैं। हाँ, केवल एक कंडीशन में, जब जजमेंट डेटर वेव कर देता है रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस और ये बोलता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं नोटिस को, मुझे जानकारी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर अदरवाइज नोटिस का दिया जाना क्या है, मैंडेटरी होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, however the necessity of giving a notice may be dispensed with where tendering of such notice would cause unreasonable delay or would defeat the ends of justice। कुछ सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे ऐसा लग सकता है कि नोटिस देने से अनरीजनेबल डिले होगा और जो शायद सब्जेक्ट मैटर है वो खराब हो जाएगा या कोई और समस्या आ जाएगी, तो ऐसे केसेस में ही केवल नोटिस दिए जाने को डिस्पेंस किया जा सकता है। आप नोटिस ना दें तो भी चलेगा, राइट। अदरवाइज नोटिस देना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लॉ की। हम ये समझ चुके हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्री में मैंने कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है। तो 12 ईयर्स होता है नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए लिमिटेशन पीरियड, ठीक है, जबकि मैंडेटरी इंजंक्शन की जो डिक्री है उसके लिए लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर्स होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं उन पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। एक्सप्लेनेशन 7 जो है सेक्शन 11 का, वो इस बात को क्लियर करती है कि रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है किस पे, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे, राइट। ये आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बुलेट पॉइंट्स में ये सारी चीजें लिख दी हैं, राइट। तो अब हम पहले भी समझ चुके हैं कि कौन सा कोर्ट है, कौन से कोर्ट्स हैं जो डिक्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो कोर्ट विच पास द डिक्री, और वो कोर्ट जिसको डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। तो ठीक है, तो अब सेक्शन 37 अगर हम देखें तो सेक्शन 37 हमें बताता है कि वो कोर्ट कौन सा है जिसने डिक्री पास की है, उसका मतलब क्या है, व्हाट डज सीपीसी मीन बाय द कोर्ट व्हिच हैज पास द डिक्री। ये चीज हमें कहाँ बताई गई, सेक्शन 37 में बताई गई है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, राइट। तो ये मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि कोर्ट व्हिच पास द डिक्री का मतलब क्या है। तो देखो, इसको मैं ज़्यादा आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, वो आपको यहाँ से समझ आएगा। तो द कोर्ट विच पास द डिक्री का मतलब है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जिसने एक्चुअल में डिक्री पास की है, राइट। मान लीजिए ए एंड बी के बीच का जो डिस्प्यूट था वो
लखनऊ में सिविल कोर्ट में गए, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास गए और उस कोर्ट ने ये डिग्री पास की है, राइट। तो अभी ये क्या हुआ, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हुआ। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब सबसे पहले आप जिस कोर्ट को अप्रोच करते हो, अपील में नहीं, सबसे पहले आप जिस कोर्ट को अप्रोच करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, राइट, जिसने डिग्री पास की है, ठीक है। तो ये कोर्ट आ जाएगा, द कोर्ट विच पास द डिग्री में, सिंपल सी बात है। फिर अगर एपेलेट डिग्री है, मान लीजिए आप इस कोर्ट में गए, इस कोर्ट के डिसीजन से ए डिससेटिस्फाइड था, तो ए ने क्या करा, अपील फाइल की उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ में। फिर उसका डिसीजन आया बट उससे भी डिससेटिस्फाइड था, तो ये लोग गए इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के सामने, राइट। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, तो अब ये डिग्री किस तरह की डिग्री है, ये एपेलेट डिग्री है, ये डिग्री अपील में आई है, राइट। फिर किसी दोनों पार्टीज ने कोई अपील वगैरह प्रेफर नहीं की। अब इस डिग्री के केस में हम किसको मानेंगे, द कोर्ट विच पास द डिग्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, उस केस में भी हम इसी कोर्ट को मानेंगे, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर एपेलेट डिग्री है तो भी, क्योंकि क्या होता है कि अपील में जो डिग्री आई है वो जो ऑर्डर है वो भेजा जाता है इस कोर्ट को, फिर ये जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वो इस चीज को इनकॉर्पोरेट करके जो ऑर्डर एपेलेट कोर्ट ने दिया है एक फाइनल ऑर्डर जारी करता है, जो भी एपेलेट कोर्ट की डिग्री है उसके हिसाब से, राइट। तो इस केस में क्या माना जाएगा, भले ही एपेलेट कोर्ट ने डिग्री पास की हो, पर ये माना जाएगा जैसे कि इस कोर्ट ने डिग्री पास की है। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, राइट। फिर अब अगर किसी कारणवश जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर कोई दूसरा कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा उस सूट को ट्राई करने का, राइट, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ये कब होता है, हम इसको मान लेते हैं कि पहले कोई है ना, एक डिस्ट्रिक्ट थी, बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट थी, उस डिस्ट्रिक्ट में, राइट, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई कोर्ट था, हम मान लेते हैं ये सीजे सीनियर डिवीजन का कोर्ट था। बाद में क्या हुआ, तो इस कोर्ट ने डिग्री पास की थी, तो ये ऑब्वियसली ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस था इस केस में। बट क्या हुआ कि इस डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन हो गया अब, ठीक है। कुछ डिवीजन ऐसा हुआ कि अब जो ये कोर्ट है इसका ज्यूरिसडिक्शन ही खत्म हो गया, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो सकती है कि इसका अब क्या हुआ, ज्यूरिसडिक्शन ही खत्म हो गया। तो फिर जो भी कोर्ट, जिस भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अब होगा इस केस को डिसाइड, ठीक है, तो इसने जब डिग्री पास की तब तो ज्यूरिसडिक्शन था, बट एग्जीक्यूशन आते आते इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया इस व्यक्ति के ऊपर से, राइट। तो अब क्या होगा, अब जो एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ फाइल की जा सकती है, वो वहां फाइल की जा सकती है जिस कोर्ट के पास, जिस भी कोर्ट के, मान लो इसका अब ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो गया, पर कोई तो कोर्ट होगा ना वहां पे जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा इस सूट को ट्राई करने का, तो उस कोर्ट में एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो उस कोर्ट को हम मानेंगे द कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री, राइट। इस चीज को आपको दोबारा आप आराम से इसको समझिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप उसको 2-3 बार रिप्ले करके देखिएगा, जरूर आपको समझ आएगा, राइट। तो ये एग्जाम्पल बेसिकली 3 और 4 पे अप्लाई होता है, ठीक है। मान लीजिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को अबॉलिश कर दिया गया है, राइट, अब वो कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो गया है, तो किसी कोर्ट का तो ज्यूरिसडिक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसी जगह होगी जहां पे किसी कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो लॉलेसनेस तो चल नहीं रही है सोसाइटी में, राइट। तो किसी कोर्ट का तो ज्यूरिसडिक्शन होगा, तो जिस भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है उस केस को अब डिसाइड करने के लिए, मान लीजिए वो केस अगर अब हुआ होता, वो सूट अब अगर फाइल करना होता, राइट, तो हम जिस कोर्ट में फाइल करते हैं, जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता, हम उस कोर्ट में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं, राइट। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। फिर मेरला रमन्ना वर्सेस नलप्पा राजू 1956 सुप्रीम कोर्ट, ये कहता है कि इट इज अ सेटल्ड लॉ दैट द कोर्ट विच एक्चुअली पास द डिग्री does not lose its jurisdiction to execute it by reason of one subject matter being transferred subsequently to the jurisdiction of another court। तो इसका मतलब ये है कि अगर jurisdiction में बाकी सारी चीजें तो हैं उस कोर्ट के jurisdiction में, बट जस्ट एक कोई चीज है वो ट्रांसफर हो गई है किसी दूसरे कोर्ट के jurisdiction में, तो केवल इस वजह से ये जो कोर्ट है जिसने डिग्री पास की है, ये
जुरिस्डिक्शन अपना लूज नहीं कर देगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। बट बाकी सारी चीजें उसके जुरिस्डिक्शन में होनी चाहिए, कोई बहुत थोड़ा सा हिस्सा कहीं बाहर गया हो तो ही ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो फिर वो कोर्ट नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी वो डिग्री दूसरे कोर्ट को जिसके जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है जजमेंट डेटर की, राइट, फॉर एग्जीक्यूशन। फिर देखिए अब सेक्शन 39 जो है वो बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री की, बात करता है कि भाई ट्रांसफर ऑफ डिक्री कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी। तो अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड ईदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। कई बार पढ़ चुके हैं अब तो ये। सेक्शन 39 प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन कंडीशंस in which a decree may be transferred by the court which passed the decree to another court for execution, where जहां पे जजमेंट डेटर रिसाइड करता है, कहां भेजी जा सकती है ट्रांसफर। अब क्वेश्चन सेक्शन 39 जिसका आंसर कर रहा है वो ये है कि ठीक है, हम ये समझ गए कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की वो एग्जीक्यूट कर सकता है, या ऐसा कोर्ट जिसको वो डिग्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब किसको भेजी जा सकती है, सवाल ही उठता है। तो देखिए कहाँ भेजी जा सकती है, जहाँ पे जजमेंट डेटर रिसाइड करता है, रहता है, जहाँ पे उसका बिजनेस है, राइट, या वो कोई दूसरा काम करता है गेन के लिए, राइट। जिस भी लोकल कोर्ट की लोकल लिमिट्स में वो ऐसा करता है उस कोर्ट को ये भेजा जा सकता है, राइट, डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। फिर जजमेंट डेटर डज नॉट हैव प्रॉपर्टी विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री। अब मान लीजिए जिस कोर्ट ने डिग्री पास की उसकी लोकल लिमिट्स में कोई प्रॉपर्टी नहीं है जजमेंट डेटर के पास। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक्स जो है, एक्स डिग्री होल्डर है, वाई जजमेंट डेटर है। अब ये जो डिसीजन आया इस केस का, जो डिग्री पास की, ये पास की कानपुर के कोर्ट ने, ठीक है। पर जो जजमेंट डेटर है इसकी सारी प्रॉपर्टीज कहाँ है, लखनऊ में है। तो क्या कानपुर का कोर्ट एग्जीक्यूशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, कानपुर का जो कोर्ट है वो इस डिक्री को क्या करेगा, लखनऊ भेज देगा, ठीक है, एक फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक। क्यों, क्योंकि जो जजमेंट डेटर है उसकी सारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं, लखनऊ में है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो बेसिकली मान लीजिए वो पैसा नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। प्रॉपर्टी है किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, लखनऊ कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, तो अटैच कौन करेगा, लखनऊ का कोर्ट करेगा, राइट। फिर द डिक्री डायरेक्ट सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री, ठीक है। डिक्री डायरेक्ट करता है सेल या डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री, ठीक है। तो अब वो डिक्री ऐसी है जो सेल के बारे में बात करता है कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच दो, या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोसेशन की डिलीवरी कर दो। किसको, फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो है अनलॉफुली रह रहा था किसी की प्रॉपर्टी में, तो डिक्री ये बोल रही है कि ये प्रॉपर्टी का पोसेशन आप खाली करो और ये प्रॉपर्टी का पोसेशन आप बी को दे दो, राइट। तो ये सब अगर उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के, मान ली कानपुर कोर्ट ने ऑर्डर दिया पर ये सब लखनऊ के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है ये प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली डिक्री को ट्रांसफर किया जाएगा उस कोर्ट में, ठीक है। फिर इफ कोर्ट कंसिडर्स इट नेसेसरी फॉर एनी अदर रीजन दैट द डिक्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय समझ, या अगर कोई और ऐसी परिस्थिति है जिसमें ये बेहतर होगा कि जो सामने वाला कोर्ट है, कि जो दूसरा कोर्ट है उस वो डिक्री एग्जीक्यूट करे, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री को ट्रांसफर कर सकता है। ये आपको चारों चीजें जो है वो ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो ट्रांसफर है डिक्री का एग्जीक्यूशन के लिए वो सुओ मोटो किया जा सकता है, कोर्ट खुद से भी कर सकता है, या फिर डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट सुओ मोटो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो किसी और कोर्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, कर सकता है, राइट। एप्लीकेशन पे भी कर सकता है और ऑन इट्स ओन भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या सेक्शन 39 कोई राइट कन्फर करता है डिक्री होल्डर के ऊपर डिक्री को ट्रांसफर करवाने का, नहीं, राइट। Section 39 it does not confer a right on the decree holder to get the decree transferred. It is the discretion of the court. ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है, कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि वो ट्रांसफर करे या ना करे। कोर्ट को ठीक लगता है तो वो करेगा, बट कोर्ट विल ऑल्सो बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो जो डिक्री होल्डर का राइट है वो केवल प्रोसीजरल राइट है, वो एप्लीकेशन दे सकता है, ये राइट है उसके पास, पर उस एप्लीकेशन को कोर्ट सुन के ट्रांसफर करता है नहीं करता है, ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है,
ठीक है। फिर सेक्शन 39(3) जो है वो ऐड किया गया था 1976 के अमेंडमेंट से, जो कि ये क्लैरिफाई करता है कि जिस कोर्ट को ट्रांसफर की जाएगी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, उसके पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। मान लीजिए किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन केवल 5 करोड़ तक की के डिसीजन देने का है, तो क्या आप इस कोर्ट को 50 करोड़ की जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकते हो? ऑब्वियसली नहीं दे सकते। तो जिस कोर्ट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो ट्रांसफरी कोर्ट है, उसके पास भी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। जैसे जो कोर्ट डिसीजन दे रहा है, जो कोर्ट ट्रायल कर रहा है, उसके पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, उसी तरीके से जो ट्रांसफरी कोर्ट है उसके पास भी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, राइट। सेक्शन 39(4) जो है वो 2002 के अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, और इसने फर्दर क्लैरिफाई किया कि जो कोर्ट डिक्री पास कर रहा है उसको पावर नहीं है डिक्री एग्जीक्यूट करने की अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी और पर्सन आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो इस चीज को क्लियर किया, ये बोला गया कि भाई अगर कोर्ट 1 जो है वो कानपुर में है, यहाँ पे डिक्री पास की है, तो और वो सारी प्रॉपर्टी जिस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट आई है वो कहीं और है, वो प्रयागराज में है, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है जिस कोर्ट के पास है, या जो पर्सन है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास होगी? प्रयागराज के कोर्ट के पास होगी। तो इसलिए ये कोर्ट जो है इसको क्या करेगा? डिक्री ट्रांसफर कर देगा फॉर एग्जीक्यूशन, राइट। ठीक है, ये लेक्चर आई थिंक काफी लंबा हो गया, तो इस लेक्चर में यहीं तक। इसके आगे की जो भी चीजें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और हाँ, मैंने आपको सेक्शन 37 to 74 बोल दिया था एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, वो गलती से बोल दिया था। सेक्शन 36 to 74 में डील किया गया है पार्ट 2 ऑफ सीपीसी में, राइट, एग्जीक्यूशन। थैंक यू।